जय हिंद दोस्तों। बस 5 मिनट देंगे आप हमें और 5 मिनट में आपको कंटेंट की ऑथेंटिसिटी, कितना ऑथेंटिक कंटेंट है और यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, ये आपको समझ में आ जाने वाला है। एमपी वर्ग 3 के लिए हम लोग सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यू सेशन और जहां पर भी ज़रूरत महसूस होती है उसमें थ्योरी सेशन भी हम ले रहे हैं। तो प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, उनको देखिए और बस 5 मिनट आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ, कंटेंट में तो दम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक कह दिया जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये वर्ष था 1976 का, द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और यह किस समिति की सिफारिश पर आई अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, तो ये जरूर याद रखिएगा। और इन्हें संविधान के किस भाग में रखा गया, तो भाग 4A में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए आपके, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये 1976 में हुआ था। समिति अगर पूछेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, और इन्हें भाग 4A में डाला गया, अनुच्छेद 51A में डाला गया, और इन्हें लघु संविधान भी कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कई दफ़ा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में इन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी कहा जाता है, और इन्हें संविधान में आयरलैंड के संविधान से जो है शामिल किया गया है। तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको डीपीएसपी मिल जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, वैसे इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और इनका उद्देश्य भारत की एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जैसे आप देते हैं ना, आपको मातृत्व अवकाश दिया जाता है महिलाओं को, तो वो इसी डीपीएसपी के चलते दिया जाता है। गौ हत्या और दुधारू पशुओं की जो हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाता है, ये डीपीएसपी लगाता है। आप जो जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर कार्यस्थल, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वो बहुत ही सुरक्षित लगता है आपको, तो ये भी डीपीएसपी के तहत ही। राज्य जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देती है, ये सब डीपीएसपी के कारण ही देता है। तो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही डीपीएसपी का उद्देश्य होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय ये डीपीएसपी ही सुनिश्चित करता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को, जो कि यही चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो उसके तुरंत बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डल जाता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो वहाँ से आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर ये पीडीएफ और अन्य सभी पीडीएफ और सभी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इनको इन्फोर्स करके लागू नहीं करवा सकता। ये भी याद रखिएगा, न्यायालय द्वारा सीधे ही आपसे फैक्ट पूछा जाएगा कि न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय कौन सा नहीं है, तो डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के किस संविधान में वर्णित है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में वर्णित है, और यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों किया जाता है, कल के वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो जी वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, तो ये ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए संविधान को टाइम टाइम पर अपडेशन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए संविधान संशोधन करके आज के समय के अनुकूल उन्हें बनाने के लिए संविधान संशोधन किए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा हमने लिए कहाँ से हैं, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे।
और रूस से पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत भी हमने लिया हुआ है। जबकि फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार आप कह देते हैं, वो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। देखिए इसकी डिटेलिंग देखिए। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया, और ये नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग 4 के ठीक बाद में आता है। डीपीएसपी आपका भाग 4 में आता है, और इसके बाद 4A में ये जो है मौलिक कर्तव्य आते हैं, ठीक है। और ये किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए मौलिक कर्तव्य, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल के वीडियो में मैंने बताया है। अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन है। आप इनके भाग याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है। तो नीचे ऑप्शंस देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल आर्टिकल 40 में है। पहले देखिए, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो भी आता है वो सब नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आती है, तो ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। लेकिन आपका अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है, जो कि आपका मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दिया जाता है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों तो आते हैं, लेकिन ये आपका अस्पृश्यता का अंत नहीं आता है। तो आर्टिकल्स याद रखिएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। आर्टिकल 17 में है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। जबकि ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है, समान नागरिक संहिता 44 में है, और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मूल रूप से अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में था। बाद में इसे जो है, और जो फंडा में जो है आपका शिक्षा का अधिकार है ना, बाद में 86वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही एक पार्ट है, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इस प्रश्न के हिसाब से अस्पृश्यता का अंत बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता हो सकती है। तो भारतीय संविधान के संशोधन के लिए हमने कल देखा था कि साधारण बहुमत भी होता है, विशेष बहुमत भी होता है, और आधे राज्यों का अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत भी होता है। तो 3 प्रकार के बहुमत हो सकते हैं। कल हमने डिटेल में चर्चा की हुई है इन सब के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन मुख्यतः 3 तरीके से होता है। साधारण बहुमत, संसद के साधारण बहुमत से कोई भी चीज़ें जो है बदल जाती हैं संविधान संशोधन होकर, ठीक है। इसके बाद विशेष बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा तो ही वो संविधान संशोधन हो पाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। तब फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा दस्तखत होने के लिए, और फिर संविधान में संशोधन हो जाएगा। और तीसरा होता है राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन मिलना चाहिए। मतलब इसमें संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत। और जो आपके राज्यों के विधानमंडल होते हैं उनमें साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सारे कोई भी पॉइंट में आपका क्वेश्चन बन सकता है। और व्याख्या जरूर पढ़नी है आपको, अगर ये पीडीएफ भी है आपके पास तो व्याख्या जरूर पढ़नी है, वहां से आपको क्लियर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, देखो आ ही गया वो क्वेश्चन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आया था 1976 में। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय पर? इंदिरा गांधी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया है हमने? पूर्व सोवियत संघ से लिया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। याद रखेंगे सारे चीजें। कौन से सन में? 1976 में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे देश के शासन में मौलिक हैं, मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपके जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो देश के शासन में मौलिक होते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, हमने ऊपर देखा कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। वे देश के शासन में मौलिक हैं, बिल्कुल वे मौलिक हैं। वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं? नहीं, डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे केंद्र और राज्य के लिए बाध्यकारी हैं? बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। जब राज्य और केंद्र को लगता है कि यहाँ पर लागू कर देना चाहिए तो वो लागू कर देता है। जैसे आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, क्या मध्य प्रदेश में लागू है? नहीं है, लेकिन गोवा में लागू है। अगर बाध्यकारी होता तो आपके मध्य प्रदेश में भी लागू होता।
तो समान नागरिक संहिता लागू करवाने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा समझदार जनता चाहिए, ऐसे ही जो है लागू नहीं कर दिया जा सकता। समान नागरिक संहिता मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होगा। तो अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है कि यहाँ पर वो ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए, लेकिन गोवा में सरकार समझती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा सरकार समझती है, ठीक है, कि लोगों ये जो है इसमें समान नागरिक संहिता वहीं पर डेवलप कर किया जाता है जहाँ पर सरकार समझती है कि लोग अभी इसको जो है समझने के लायक हो गए हैं। तो सरकार ऐसा समझ रही है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब स्टेट अभी नहीं है समर्थ आर्टिकल 44 के लिए, लेकिन गोवा है, तो गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, जिसे समान नागरिक संहिता करते हैं। सभी के लिए एक ही कानून होता है, ठीक है, सबका जो है धार्मिक कानून वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये देश के लिए मौलिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिटेल में देख ही ली हैं। यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय लागू करने के योग्य नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के लिए मार्गदर्शक टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये बाध्यकारी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं, और बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है भाई मेरे। तो अगर आपको समझ होगी कंटेंट की तो आप सब्सक्राइब कर लोगे वीडियो चैनल को, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय जो है संविधान में मूल संरचना आपको कहाँ से मिलती है? तो बड़ा ही फेमस केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एमपीपीएससी भी ये प्रश्न पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की जो है संविधान की मूल संरचना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा ही, जो कि 1973 का मामला था। देखिए इसकी व्याख्या समझिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की जो मूल संरचना है ना, वो उसको ना बदल दे। मतलब हमारे संविधान का जो मूल फीलिंग है, मूल चीज है, जैसे किसी किसी की मूल चीजें होती है ना, कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसकी मूल विशेषता होती है कि वो बहुत अच्छा सोचता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है। उसी तरह हमारे संविधान का जो मूल सोच है ना, जो सोच के साथ बनाया गया संविधान, कि हमारा संविधान बहुत खूबसूरत रहा है, वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो वो सिद्धांत, मूल संरचना नहीं बदलनी चाहिए बस, बाकी संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। और यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा निर्धारित करता है। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि संसद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो न्यायालय जो भी जो है नियम बनाया जाएगा उसको नलीफाई कर देगा, खत्म कर देगा भाई मेरे, समझ रहे हो ना। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, और 1973 में ये जो है आया था। तो ये जरूर याद रखिएगा, और ये संविधान की मूल संरचना को बताता है, ठीक। अगला प्रश्न अपन डिस्कस कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी देख लीजिए क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब राष्ट्रगान बजता है तो आप खड़े हो जाते हैं ना, कोई बोलता है आपको, ये आपका कर्तव्य है भाई, मौलिक कर्तव्य है। तो ये सारे आपके मौलिक कर्तव्य है। जबकि अस्पृश्यता का अंत तो आर्टिकल 17 में है, बिल्कुल, ये तो अपन ऊपर देख ही चुके हैं। 51 ये में आपके मौलिक कर्तव्य देखे हैं ना अपन ने पूरे के पूरे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये विधेयक जो है संविधान संशोधन का विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, ठीक है। लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये पॉइंट जरूर जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो है मिनिमम एज क्या होती है? 30 साल होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है राज्यसभा का। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। ये कभी भी जो है विघटित नहीं होता किसी भी कंडीशन में। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने कल भी डिस्कस करी थी, आज भी आपका रिवीजन करवा दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अपन ने कल ही देख लिया था इसको, ठीक है।
वेलफेयर स्टेट बनाना। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग देखिए आप। मूल रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरू में आपसे पूछता है कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद ये 2002 में किया गया, और ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान था। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है आपको ऑथेंटिक लग रहा है भाई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायत, अरे ग्राम पंचायत बिल्कुल गांधी जी सपोर्ट करते थे। कुटीर उद्योग को भी सपोर्ट करते थे। मादक पेय और हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, तो इसको भी जो है गांधी जी सपोर्ट करते थे। लेकिन पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को गांधी जी जो है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये सारे के सारे गांधीवादी विचारधारा पर जो है केंद्रित हैं। ठीक है, इसकी डिटेल देखिए। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आर्टिकल 48A एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है, ना कि गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, और गांधीवादी सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें गांधी जी ने अपने विचारों के माध्यम से प्रतिपादित किया था, जैसे ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 में, मादक पेय पर प्रतिबंध आर्टिकल 47 में। ये सब गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले हैं। तो सारा का सारा आप याद कर लीजिएगा, और समझ में भी आ रहा होगा आपको, आई थिंक। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है? मौलिक कर्तव्य जो क्या है भारतीय कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल हैं क्या? हमारे ऊपर इन्फोर्सेबल हैं क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नहीं, वे नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं। आपको कोई जो है आपके ऊपर कोई दबाव डालता है कि आप अपने पिताजी का सम्मान करो? आपके ऊपर कोई दबाव डालेगा कि आप अपने माता का सम्मान करो, अपने पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो? आपके ऊपर दबाव डालेगा? ये तो आपकी कॉमन सेंस है, आपकी बुद्धि होनी चाहिए इतनी। आपका मौलिक कर्तव्य है, दायित्व है भाई आपका ये। उसी तरह से आपको राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए आपको किसी को बोलना पड़ेगा? हमारे शहीदों का सम्मान करने के लिए आपको किसी को बोलना पड़ेगा क्या? ये आपका कर्तव्य है। ये आपके ऊपर कोई फोर्स करके आपको नहीं बुलवाएगा, आपको कोई फांसी पर नहीं चढ़ाएगा। ये आपका जो है नैतिक और संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत आता है मेरे भाई, कि कभी भी राष्ट्रगान बजे तो आप खड़े हो जाओ, राष्ट्रगीत बजे तो आप खड़े हो जाओ सावधान की मुद्रा में। कोई भी अगर गांधी जी, भगत सिंह कोई भी जो फ्रीडम फाइटर की फोटो आ रही है, तो आप सम्मान पूर्वक जो है उनको पुष्पार्पण करो, या सम्मान, अगर पुष्पार्पण नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ अंट शंट नहीं बोलो, आप कम से कम उनका इज्जत करो। आज देखता हूँ मैं व्हाट्सएप में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जो है गालियां दी जा रही हैं। फ्रीडम फाइटर्स हैं मेरे भाई, आपका मौलिक कर्तव्य है वो। ठीक है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। और अच्छा ये बताइए, आपको लगता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में है ना, तो आपको लगता होगा गांधी विरोधी गवर्नमेंट है। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। बीजेपी गांधी जी का समर्थन जो है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो गांधी जी का समर्थन नहीं करती होगी, बीजेपी भी करती है। और अगर गांधी जी की विरोधी होती, जवाहरलाल नेहरू की विरोधी होती, पॉलिटिकल बातें अलग होती है कि वो जनता के सामने जनता को खुश करने के लिए नेता लोग क्या कहते हैं। आपका जो एमपीपीएससी का सिलेबस है मेरे भाई, उसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी विचारक के तौर पर शामिल किए गए हैं। क्यों शामिल करती? बीजेपी गवर्नमेंट है ना। तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के किसी भी फ्रीडम फाइटर को अपमानजनक बातें मत किया करिए। पढ़े लिखे आप आदमी हैं, ठीक है। और आप जो है तैयारी करते हैं तो आपकी सोच अलग हो जाती है, और आप जो है अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इसीलिए जो है आपको पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी होता है, खासकर लोकतंत्र में। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बीच बीच में थोड़ा बताना जरूरी भी रहता है ना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को आत्मा और चेतना कहा गया है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भी शामिल है? नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, सी बिल्कुल क्वेश्चन जो है वही आंसर है इसका। ठीक, देखिए इसमें क्या है, संविधान विशेषज्ञ द्वारा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अक्सर संविधान की आत्मा और चेतना के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये भारतीय राज्य के सामाजिक आर्थिक दर्शन और नागरिकों के आदर्श व्यवहार को दर्शाते हैं। बिल्कुल अपन ऊपर देख चुके हैं। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। ये पॉइंट तो भूलना ही नहीं, आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर के लिए। और हर बार बताता हूँ, बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में। महू मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ये जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ही महू के पास है जनापौ की पहाड़ी, वहां से किस नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल, चंबल नदी को मध्य प्रदेश की श्रापित नदी कहा जाता है। टोटल 905 किलोमीटर नदी जो है लंबाई है चंबल नदी की। और बेतवा, धसान, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे पर ही है। चूलिया जलप्रपात आपको चंबल नदी में ही मिलने वाला है मेरे भाई, ये जरूर याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की ही सहायक नदी है। तो ये जरूर जरूर से याद रखिएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी में जाकर मिलती है। यमुना गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ये जो है आप टेक्निकली देखेंगे तो जो चंबल नदी है वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। वैसे में एमपीपीएससी ने इसे यमुना नदी तंत्र का हिस्सा माना हुआ है। तो ये सारी चीजें आप ये पॉइंट्स भी याद रख लीजिएगा। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये डैम बने हुए हैं, जिसमें से गांधी सागर जो डैम है आपके मंदसौर में बना हुआ है, और बाकी राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये सब राजस्थान में बने हुए हैं। तो जरूर ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आई थिंक आपको बहुत सारे पॉइंट मैंने बता दिए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर, एक संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस संविधान संशोधन पर जो है राष्ट्रपति, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ राष्ट्रपति सहमति देनी ही होती है। राष्ट्रपति बाध्य होते हैं भाई सहमति देने के लिए। कभी कभी वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मामलों में बाध्य होते हैं। जब भी संविधान संशोधन के लिए उनके पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है। अब इसकी व्याख्या देखिए, ठीक है। व्याख्या है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब वो एक बार आपको विचार करने के लिए लौटा तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें वो बाध्यकारी है, उनको जो है उसमें साइन करना ही होगा। इसलिए हमारे भारत में जो मूल पावर है, ओरिजिनल पावर, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के जो है एक पपेट की तरह काम करता है, ठीक है। एक जो है बैठा रहे राष्ट्रपति हमारे हालांकि देश के पहले नागरिक हैं, वैसे आप टेक्निकली देखोगे तो सबसे पावरफुल पोस्ट यही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री ही सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है, सरकार के नियमों से बंधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए अगर सरकार भेजेगी तो उनको दस्तखत करने ही पड़ेंगे उसमें, और नियम बनाना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 24 में संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जो किया गया उसके कारण ये होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ना तो इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, अच्छा इसमें राष्ट्रपति मैंने गलती से बोल दिया, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये वाला जो संविधान संशोधन वाला विधेयक होगा ना, इसको पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकते, और ना ही इस पर अपनी असहमति रोक सकते हैं, इसको वीटो वगैरह भी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन की बात की जा रही ना, सॉरी मैं वहाँ पर गलत बोल गया। संविधान संशोधन की जब बात की जाएगी ना, तो इसमें अपनी असहमति भी नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल बाध्य ही है उस पर जो है साइन करने के लिए। तो जरूर ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, ये समाजवाद का सिद्धांत होता है। देखो समाजवाद का सिद्धांत क्या होता है? सोशलिज्म जिसे कहते हैं। तो ग्रुप में काम करना और सभी चीज़ें आपस में बराबर बांट लेना। जैसे एक क्लास में अगर आपको जो है 10 बच्चे हैं और 5 समोसे हैं, तो सभी आधे आधे समोसे आपस में बांट लेंगे। ये समाजवाद जो है ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो भी चीज़ें देश में निकल रही हैं तो सबको समान रूप में बांटी जाए। तो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यही समाजवाद है मेरे भाई। जहाँ पर समाज का कल्याण आपको होता हुआ दिखेगा ना, और जो है बांटने टाइप की चीज़ें दिखेंगी, वहीं पर समाजवाद का सिद्धांत आएगा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखिए, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A में है। मुफ्त कानूनी सहायता कहाँ पर है? बिल्कुल पूछता है आपसे, आर्टिकल 39A में है, याद रखिएगा। एक समाजवादी सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कौन से अनुच्छेद से होती है? आर्टिकल 50 से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उदार बौद्धिक सिद्धांत है। स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 में दिया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब उदार बौद्धिक सिद्धांत है।
एक बार फिर से देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सारे के सारे आर्टिकल आपको याद करने हैं मेरे भाई। मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50। इसके बाद स्मारकों का संरक्षण करना आर्टिकल 49। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51, बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। और ये किस प्रकार के सिद्धांत है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। तो आप यहाँ से भी आप जो है काट सकते हैं कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था, बिल्कुल हमने देखा था। 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। आर्टिकल 51A 2002 में हो गया और आर्टिकल 51A में इस चीज़ को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य के जोड़ा गया। इसमें जो है माता पिता का अभिभावक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इसी संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, आर्टिकल 21A भी बनाया। ये तो यही जो है वो चीज़ है जो शिक्षा के अधिकार को जो है शिक्षा का अधिकार कहाँ पर है आपको, तो आर्टिकल 21A में है, बिल्कुल याद रखिएगा। और 86वां संविधान संशोधन करके उसको अनुच्छेद 51A में भी डाला गया। तो ये सारे शिक्षा से संबंधित आर्टिकल हैं, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर क्या होता है? विधेयक रद्द हो जाता है और क्या होगा? इसमें फिर सोचने वाली क्या बात है, जब दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलेंगे तो विधेयक रद्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, यहाँ से जो है अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, कनाडा से जो है मजबूत संघ लिया गया है, और क्या है, ठीक है, यही सब देख चुके हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल जो है 51A के तहत आते हैं, ठीक है। भाग 4A आर्टिकल 51A में आते हैं, हम देख चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहा जाता है, 1976 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित होती है भाई मेरे, देख चुके हैं ऊपर। और याद रखिएगा जो अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करके वीडियो लंबा नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है और संसद ही कर सकती है, ऊपर देख चुके हैं अपन। लेकिन मूल संरचना नहीं बदलनी चाहिए, बाकी जो है संसद कर सकती है। ऐसा जो है उसमें केशवानंद भारती वाला केस अपन ने देखा था ना, वही वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है जिसका उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है? तो इसमें से कौन सा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम समान वेतन होना चाहिए, बिल्कुल एक कल्याणकारी राज्य के लिए दर्शाता है, ठीक है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण करना ये भी है आपका। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भी है, लेकिन राज्य द्वारा बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का विकास प्रदान करना ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है। अन्य 3 समान काम के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में है, धन का संकेंद्रण आर्टिकल 39C में है और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए आर्टिकल 39F में है। समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ही आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा और बढ़ावा देना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मैं मिस कर गया क्या कुछ? यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ना चाहूंगा। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है जिसका उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दब गया था इसलिए मैं जो है ध्यान नहीं दे पाया। आर्थिक समानता कहाँ पर? समान वेतन में भी आर्थिक समानता होगी, धन उत्पादन में भी आर्थिक समानता होगी, राज्य द्वारा बच्चों का विकास वगैरह भी, ये भी आर्थिक समानता का होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये आर्थिक थोड़ी ना है यार, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो संप्रभुता की रक्षा करना ये सब आपका मौलिक कर्तव्य है भाई, अपन देख चुके हैं, आर्टिकल 51A में है, ठीक है, 51AC में है। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार बता दिया? 44वां संविधान संशोधन किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधि के अधिकार में डाल दिया गया। पहले ये आर्टिकल 31 में था, यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटके विधि के अधिकार में चला गया और आर्टिकल ये 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1978 में। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारी डिटेलिंग मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है? तो समाज के कमजोर वर्गों
को शिक्षित हितों को बढ़ावा देना, ये भी है। कृषि और पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक संगठन करना, ये भी है। पर्यावरण की रक्षा, ये भी है। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स इसके दिए हुए हैं, आर्टिकल याद रखिएगा। अनुच्छेद 46, 48 और 48A के तहत उदार बौद्धिक सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता कब होती है? जब विधेयक संघीय ढांचे को प्रभावित करता हो। जब विधेयक जो है, जब ऐसा विधेयक संसद सदन में पेश कर दिया जाए संविधान संशोधन के लिए, जब संघीय ढांचा आपका प्रभावित होने लगता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोई होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का होता है, जैसे संघीय ढांचा जो होता है ना, बेसिक जो यूनियन का स्ट्रक्चर होता है, वो जब प्रभावित होने लगता है, तब उसमें राज्य का अनुसमर्थन भी आवश्यक हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कोई कम महत्वपूर्ण फैसला है तो आप अपने से ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला है तो आप, मम्मी और आपके भाई लोग मिलकर ले लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला होने लगता है तो आपको पापा को सम्मिलित ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। अगर इनको सम्मिलित नहीं करोगे तो ये किसी भी वक्त जो है आकर, जो है आप जो भी सोच रहे हैं उसको जो है मटिया मेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आपका विधेयक। तो समझ रहे हो ना, मतलब कि सभी की कोई ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जिसमें सभी का जो है अनुसमर्थन लेना आवश्यक होता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और आप जो है वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। वैसा ही है, राज्य का अनुसमर्थन यहाँ पर भी आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है व्याख्या की। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार ना, मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया है, और जर्मनी के वीमर संविधान संविधान से हमने वो लिया है आपका आपातकाल। और जापान से हमने क्या लिया, कमेंट में बताइए। फ्रांस से हमने क्या लिया है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। हालांकि डिटेलिंग में हो सकता है कि मैंने डाला हो। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्यों का विचार यूएसएसआर से लिया है, ठीक है, जहाँ पर सबको उनके कर्तव्य वगैरह नहीं डाला हुआ है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बताने का मतलब नहीं, सब बता चुका हूँ। आप मुझे जो है कमेंट में बताते जाइए जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कौन सा सिद्धांत सीमा लगाता है? तो मूल संरचना का सिद्धांत अपन ऊपर देख चुके हैं, केशवानंद भारती केस में संविधान में संशोधन संसद कर सकता है, लेकिन तभी तक जब तक मूल संरचना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ना होने लगे, ठीक है। वही चीज अपन देख चुके हैं ऊपर। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल जो है भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 40 में है, ठीक है, और ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जरूर याद रखिएगा, और ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक कर्तव्यों को, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। नागरिकों में राष्ट्रीय भावना और जिम्मेदारी की भावना को पैदा करना, मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है बड़े ही डिटेल से। अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 में है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसमें देख चुके हैं, कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जो है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन को किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया। कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत चाहिए रहता है, मतलब 50% से अधिक चाहिए रहता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश देख चुके हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, 1976 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये जो आपका है, ये डीपीएसपी का सिद्धांत है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत लोगों से नहीं बनने वाला है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इसकी डिटेलिंग अपन देखते हैं। वे जो है आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये वही संविधान संशोधन है मेरे भाई, जिसमें से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए। और वहीं पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। और नीति निर्देशक तथ्यों में जोड़ा गया, यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के प्रयास के निर्देश देता है, जिससे आप कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो क्या होता है?
तो इसका होता है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अपन देख चुके हैं संविधान में जब संशोधन होता है ना भाई, तो जो है राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते, ऊपर अपन देख चुके हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है वो आप ही के पैसे से तो सरकार बनाती है, जैसे रोड बनाई है आपके गांव में, तो ये रोड आपके पैसे से ही बना है, आप जो टैक्स देते हो। अब अगर आप इसको गड्ढा खोदोगे इसमें, तो आप अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। तो ये मौलिक कर्तव्य है आपका, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा आपको। ये तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। हिंसा से दूर रहना, भाई ये तो जो है कॉमन सेंस वाली बात है ना, आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका कि हिंसा से दूर रहना है। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य, सबसे भाईचारे के साथ रहना। देखो जहां पर आप कॉमन सेंस लगा लोगे ना, वहां पर आप ऐसे क्वेश्चन को सही कर डालोगे। ये जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आर्टिकल 21A के तहत आता है, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। हालांकि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यह एक मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में भी है। ये 2 आर्टिकल में है भाई, याद रखना, एक आर्टिकल 21A में है और एक आर्टिकल 51A में भी है, जो आपका मौलिक कर्तव्य भी हो जाता है। लेकिन राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान करना एक अधिकार है, ठीक है। प्रश्न राज्य द्वारा प्रदान करने के संदर्भ में पूछा गया है, तो यह प्रश्न जो है राज्य द्वारा प्रदान करने के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये वाला प्रश्न नहीं है ना? हाँ यही वाला प्रश्न है, यही वाला प्रश्न है भाई, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो राज्य के संदर्भ में जब पूछा जाएगा ना, राज्य के संदर्भ में, तो आर्टिकल जो है 21A के संदर्भ में वाला होगा, आपका मौलिक अधिकार होगा जब राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा। और जब आप एक अभिभावक हो, आप अपने बच्चों को शिक्षा दे पाओगे, ये आपका कर्तव्य है ना। आप मम्मी पापा हो और आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, तो आपको कोई बताने थोड़ी आएगा ये कि आप अपने लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, ये आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो आपके संदर्भ में अगर देगा तो आर्टिकल 51A के तहत है। और राज्य आपको फ्री शिक्षा प्रदान करेगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21A के तहत आएगा राज्य के संदर्भ में, और अभिभावक के संदर्भ में आएगा आर्टिकल 51A के तहत। जरूर याद रखिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझाने की कोशिश तो मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच संघर्ष होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत का पालन किया था? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए, मूल संरचना का सिद्धांत आपका है, मूल संरचना का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर आपका जो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच में संघर्ष होता है, तो वहाँ पर केशवानंद भारती केस नहीं आता। यहाँ पर देखिए व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामले, विशेषकर मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में, जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, स्पष्ट किया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। सीधे आपसे क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा इसमें, किस केस में कहा गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंस है इस केस की, हल्के में मत लीजिएगा इसको। व्याख्या जरूर पढ़िएगा, व्याख्या मैंने बहुत शानदार डाला हुआ है आपके लिए। तो संविधान का संतुलन और सामंजस्य जिस पर ये दोनों आधारित हैं, संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी एक को दूसरे पर निरपेक्ष रूप से वरीयता नहीं दी जा सकती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों जब आपस में सामंजस्य बैठाकर लागू किए जाएंगे किसी राज्य में, तो एक राम राज्य मतलब कि एक बहुत ही कल्याणकारी राज्य, बहुत ही शानदार शासन व्यवस्था जो है चलने लगेगी। तो इसी को मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में एक दूसरे का पूरक कहा गया है, और दोनों के बीच में सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए अगर दोनों के बीच में विवाद होता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति कैसी है? सीमित है मेरे भाई, असीमित थोड़ी ना है, असीमित बिल्कुल नहीं है। केवल विशिष्ट विषयों तक सीमित नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो कर सकती है। राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर नहीं है भाई, राष्ट्रपति तो बाध्यकारी है। तो सीमित है, हमने देखा, जब तक उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। उसकी लिमिट क्या है? लिमिट क्या है उसकी? जब तक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, ये इसकी लिमिट हो गई, तो मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड शक्ति है उसके पास, ठीक। ये हमने केशवानंद भारती केस में देखा था। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज की अवधारणा किस संवैधानिक प्रावधान में प्रतिबिंबित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में, ठीक है। स्वशासन जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आर्टिकल 50 हमने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ये, जहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो जाती है, ठीक है, अलग कदम उठाने के लिए निर्देश देता है। यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। जरूर याद रखिएगा आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के बाद जोड़े गए थे। 1976 में हुआ था ना 42वां संविधान संशोधन, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संसद जो है कहीं पर भी, राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी जो है आ सकता है संविधान संशोधन, ठीक है। और इसे देखिए, इसे किसी भी मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी मंत्री या एक निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अपने धर्म और स्वतंत्र के रूप में अभ्यास करना, ये मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। ये जो है सब आर्टिकल आप याद रखेंगे ना तो आपसे बनता जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है क्योंकि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप नीति निर्देशक तत्व को लागू ही करो। राज्य के विवेक पर है, जब उसे लगेगा कि उसके नागरिक नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लायक हैं तो वो कर देता है, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल है न्यायालय में, ठीक है, और इन्फोर्स भी नहीं कर सकता कि लागू ही करो। अगला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बता चुका हूँ, आर्टिकल 44 में है और गोवा राज्य में लागू है। अभी जो उत्तराखंड में भी लागू है शायद तक, बताइएगा कंफर्म करके। अगला है, क्या मौलिक कर्तव्यों को किसी भी कानून के बिना सीधे लागू किया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों को नहीं, उनके प्रवर्तन के लिए कानून की आवश्यकता हो सकती है भाई। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बिना कानून के ही लागू कर दोगे, ठीक है। व्याख्या देखिए, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत नहीं है, इसलिए इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उनके प्रवर्तन के लिए संसद को कानून बनाने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को दंडित करना। मतलब आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। आप जैसे कहीं पर मान लीजिए राष्ट्रगान बज रहा है तो आप राष्ट्रगान में आप सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं भाई, आपका जो है मन नहीं है सावधान की मुद्रा में खड़े होने का। लेकिन आप डांस करने लगो, आप जो है गालियां देने लगो हमारे राष्ट्रगान को, तो आपको उसके लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, ये कहने का मतलब है कि कुछ नियम कानून बनाने चाहिए। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में विधेयक को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कितना होना चाहिए। 2/3 देख चुके हैं, 50% से अधिक होना चाहिए। ये 2/3 कैसे आता है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। तो जब ज़्यादा चाहिए रहता है तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो जो नहीं नहीं ये दूसरा है भाई, 2/3 ही होना चाहिए। ये जो मैं आपको मैथ समझाने लगा था, आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। 2/3 याद रखना आप, सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। विशेष बहुमत का हिस्सा होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे मौलिक कर्तव्य याद रख लीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य का रोजगार प्रदान करना, ये कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आएगा ना, डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिए, राज्य द्वारा नागरिकों को रोजगार एक नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 41 कहता है, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना लक्ष्य निर्धारित है। यह नागरिकों को कर्तव्य नहीं है बल्कि लक्ष्य राज्य का लक्ष्य होता है। अन्य सभी विकल्प आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य हैं। देख लीजिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं आपके। कॉमन सेंस लगाना, भारत के सभी लोगों में समरसता भ्रातृत्व देख चुके हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा, हिंसा से दूर रहो, राज्य द्वारा नागरिकों को रोजगार, ये तो डीपीएसपी हो गया। फिर हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व को साझा करना और परिरक्षण करना, ये भी आपका हो गया भाई मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नीति निर्देशक तत्वों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। भाई मेल और फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में है, डीपीएसपी का है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सीधा है, समाजवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखो, क्या संविधान संशोधन विधेयक को किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पेश किया जा सकता है। नहीं भाई मेरे, केवल संसद में पेश किया जा सकता है। राज्य के विधानमंडलों की कोई औकात नहीं है जो है संसद के सामने। हमारे यहाँ अल्टीमेट पावर संसद के पास होती है, ठीक है। सेंट्रल हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है, राज्य फिर कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ देश में, सब कुछ संसद ही करेगी भैया मेरे, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, देख चुके हैं अपन ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो यही वाला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है ना।
और ऊपर पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन, नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किसके लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं? तो राज्य के लिए करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य बनाना और नीतियां बनाना राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति कैसी है? मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा सीमित है। देख चुके हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, देख चुके हैं ना पूरा डिटेल में। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो बड़ा ही विश्वविख्यात है 42वां संविधान संशोधन, जिन्हें लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में आया था। यहाँ पर समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए, जिसे भारतीय राजनीति के स्वरूप में अधिक स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे क्या करें? नागरिक लक्ष्यों और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योगदान देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे राष्ट्रीय लक्ष्य, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक सोच के विकास जैसे क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कृषि और पशुपालन संबंधित है? आर्टिकल 48, और यही 48 कहता है कि गौवध और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, यही वाला आर्टिकल लगाता है आर्टिकल 48। सीधे प्रश्न पूछेगा, गौवध पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 में। गौ आपकी जो है दुधारू पशु होती है ना, तो यही है। ठीक है, आर्टिकल 48 देखिए, थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए इसकी। अनुच्छेद 48 डीपीएसपी में शामिल हैं, जो राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने और दुधारू और अन्य पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए कदम उठाने के निर्देश देते हैं। इसमें गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ था ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है ऊपर ही चला गया, यहाँ पर आ गया। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, वह लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, तो उसे कहाँ भेजा जाएगा भाई? राज्यसभा के पास विचार और पारित करने के लिए भेजा जाएगा। और कहाँ भेजा जाएगा? फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। दोनों से अलग अलग पारित होना बड़ा अनिवार्य होता है ना, तभी राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है। तो अगला देखो, मौलिक कर्तव्य किस संविधान प्रावधान से जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान प्रावधान से जुड़े हुए हैं? तो डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं ना भाई। मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ जुड़े हुए हैं? डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, भाग 4A में है। देखो, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, जो राज्य के डीपीएसपी भाग 4 के तुरंत बाद आता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ डीपीएसपी राज्य के लिए निर्देश है, वही फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आपका मौलिक कर्तव्य होता है, नागरिक के लिए दायित्व है। दोनों ही कल्याणकारी और आदर्श समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसका संबंध कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी के अंदर आता है आर्टिकल 49। एक एक आर्टिकल में डिस्कस कर दिया हूँ भाई आपसे, तो आप गलत, अब क्वेश्चन गलत बस करके मत आना, मेरी नाक नहीं कटवाना। अनुच्छेद 49 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु की रक्षा करने के लिए निर्देश देते हैं, जो कलात्मक या ऐतिहासिक हित में, जैसे ताजमहल वगैरह, उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं तो आपको सजा वजह भी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, देख चुके हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? देख चुके हैं भैया, यूएसएसआर से ली गई है मेरे भाई, जो कि अब रूस कहलाता है। पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी सिद्धांत गांधी दर्शन को दर्शाता है? तो कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये आपका गांधीवादी वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लो भैया, कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 46 में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि गांधी जी ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया था, और अन्य विकल्प उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जरूर। उदार बौद्धिक सिद्धांत कौन से हैं मैंने आपको पूरे बताए, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं मैंने आपको पूरे बताए, है ना। जैसे कि एक हमने देखा था ना, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना, वो भी गांधीवादी सिद्धांत है आपका। तो जरूर आप याद रखिएगा भाई, और झंडे गाड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला मैंने, फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कंटेंट यूट्यूब में नहीं मिलने वाला आपको। अगला है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है और राष्ट्रपति इसे रोक नहीं सकते, ऊपर देख चुके हैं अपन।
अगला है मौलिक कर्तव्य की सूची में देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये किस अनुच्छेद में है? 51A(D) में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A(D) में है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया, पीछे जो है पूछा जा चुका है, आपके PYQ है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण मोटे तौर पर किन 3 श्रेणियों में किया जाता है? तो देखो किन 3 श्रेणियां हैं, समाजवादी है, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, यही 3 श्रेणियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। ये नीति निर्देशक तत्व के जो है मूल जो है 3 ढांचे हैं, ये आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपन ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती है? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक अलग से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए ना, अपन देख चुके हैं ऊपर भाई मेरे, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है पर्यावरण संरक्षण, आर्टिकल 48A में है, डायरेक्ट याद रखना, ऊपर पढ़ भी चुके हैं अपन, DPSP का पार्ट है आपका, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म। अब मेरी बात सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ। पहले तो मेरा अधिकार आप सुन लीजिए, आप इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मिलेगा PDF और अन्य जो है जानकारी, क्विज वगैरह वहाँ पर देते रहते हैं हम फ्री में कोर्स तो बेच नहीं रहे हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए सपोर्ट कर ही सकते हैं, जब हम आपको इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और मुझे मालूम है इस टॉपिक से इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख के दे रहा हूँ। कोई यूट्यूब में पढ़ा रहा हो और बोल दे कि यूट्यूब में पढ़ाने के दम पर कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बोल दे कोई तो मैं कह दूंगा, मैं बोल रहा हूँ डंकी की चोट पर, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला इस टॉपिक से। और जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनसे देख लेना आप, झंडे गाड़ के आओगे भाई इसको, अगर पूरा कंप्लीट कर लोगे जितना मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाइप भी करना है वीडियो को, ऑप्शन रहता है उसमें देख लेना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, बताना भाई लोगों को, तब ना हमारी जो है अपने इस प्यारे से परिवार को बढ़ाओ, तभी तो जो है हमें मोटिवेशन वगैरह मिलेगा। कोई कोर्स वगैरह तो बेच नहीं रहे हैं अपन, और ना ही भविष्य में बेचेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। चाहिए होगा तो तुमसे डायरेक्ट मांग लूंगा, मैं QR कोड लगा दूंगा यहाँ पर, बोल दूंगा जो तुमको इस कोर्स की कीमत लग रही हो दे दो, 1 रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपए जितना मन होगा दे देना, नहीं तो फ्री में तो अवेलेबल ही है, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। PDF तक का लोग पैसा ले रहे हैं भाई मेरे, PDF तक आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। देख लेना, बड़े बड़े जो है चैनल हैं वो PDF तक का पैसा ले रहे हैं, पढ़ा तो इसमें फ्री रहे हैं, लेकिन PDF चाहिए तो PDF ऐप में जा कर लो और वहाँ पैसा दो, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, तब आपको PDF मिलेगी, ठीक। तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ वाणी को विराम देता हूँ मैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।